Hello everyone, welcome back to my channel. This is part 2 ऑफ पेडागोजिकल थ्योरीज़. इसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे साइकोडायनेमिक थ्योरीज़ की. हम मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और ये क्विक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो होगी. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिगमंड फ्रूड की. सिगमंड फ्रूड ने क्या दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी दी थी. तो जो सिगमंड फ्रूड है वो 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, आईडी, ईगो और सुपर ईगो. ठीक है. जो आईडी होती है वो हमारी बचपन से ही प्रेजेंट होती है. जैसे आईडी के अंदर इन्होंने रखा है, जैसे भूख हो गई, हंगर हो गया, जो हमारी बेसिक नीड होगी ना, वो इन्होंने किस में रखी है? आईडी के अंदर रखी है. ठीक है. तो जैसे बच्चा होता है, पैदा होते ही उसको भूख लग जाती है तो उसको फीड करवाना है. जैसे उसको फीड करवाएंगे तो उसको प्लेजर मिलेगा वहाँ पे. तो जो भी प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती हैं चीज़ें या नीड्स, वो आईडी के अंदर यहाँ पे सिगमंड फ्रूड ने रखी हैं. और ईगो जो हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो बैलेंस करता है आईडी और सुपर ईगो को. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे मेरे को भूख लगी है, हंगर लगी है, तो भूख लगी वो किस में आ गया? आईडी में आ गया. बट मेरे को खाना खाना है, पिज्ज़ा ही खाना है. ठीक है. मेरे को रोटी सब्जी नहीं खानी, तो वो सुपर ईगो के अंदर आ गया. बट उसके बीच में मैं बैलेंस बना रही हूँ कि नहीं यार, मैं रोज़ रोज़ फास्ट फूड नहीं खा सकती, मेरे को रोटी सब्जी ही खानी है, मेरा गट खराब हो जाएगा. तो वो मेरा ईगो के अंदर आ गया, क्योंकि मैं यहाँ पे रियलिटी चेक कर रही हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिकली वो कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. तो जब मैं बैलेंस बना के चल रही हूँ आईडी और सुपर ईगो के बीच में, तो वो ईगो के अंदर आ जाता है. तो हम आईडी को याद रखते हैं प्लेजर की फॉर्म में, कि जो भी हमारी प्लेजर गिविंग थिंग्स होती हैं वो किस में आती हैं? आईडी में, मतलब हमारी बेसिक नीड्स. ठीक है. और जो भी चीज़ें हम अपने सुपर ईगो और आईडी को के बीच में बैलेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली जब हम रिस्पोंड करते हैं, तो वो हमारे रियलिटी प्रिंसिपल में आते हैं. तो रियलिटी प्रिंसिपल ईगो के अंदर आता है. सुपर ईगो आता है मोरल कॉन्शियसनेस, या जब हम सोशल नॉर्म्स को इंटरनलाइज करके सोचते हैं. जैसे यहाँ पे स्टीरियोटाइप्स हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है कि आदमी को ये काम करना चाहिए, औरत को ये काम करना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड ऑफ समवन इज सपोर्टिंग हर, वो हाउस क्लीनिंग कर रहा है, या फिर पर जो सोसाइटी है उसने एक नॉर्म सेट कर रखा है कि नहीं, ये तो औरतों का काम होता है. तो जैसे आके उसको कोई भी टोक देगा कि यार तू झाड़ू पोछा कर रहा है, तेरी वाइफ नहीं कर रही. ठीक है. तो तभी उसको क्या हो जाएगा? उसका ईगो हर्ट हो जाएगा और उसको लगेगा, वो मतलब कुछ बोलेगा नहीं, रिएक्ट नहीं करेगा, बट वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. तो वो उसका सुपर ईगो यहाँ पे अफेक्ट हो जाता है. तो यहाँ पे वो मतलब सोसाइटी ने जो नॉर्म्स सेट किए हैं उसको इंटरनलाइज कर रहा है, तो वो सुपर ईगो के अंदर आ गया. और यहाँ पे क्या चीज़ें आती हैं? इंसान की पर्सनल चीज़ें, पर्सनल उसकी मोरल कॉन्शियसनेस, सही गलत की पहचान. वो ये भी सोच सकता है कि नहीं यार, ये बोल रहा है, ठीक है, कोई नहीं, आई हैव टू सपोर्ट हर. ठीक है. या वो पढ़ेगी या वो जॉब करेगी और मैं जॉब करूँगा, मतलब हम अपना डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, या फिर हम अपना काम बांट के चल रहे हैं, तो वो उसकी मोरल कॉन्शियसनेस हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे सिगमंड फ्रूड 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. आईडी हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें हम प्रैक्टिकली सोचते हैं या रिएक्ट करते हैं, और आईडी और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के चलते हैं. और सुपर ईगो हमारा मोरल कॉन्शियसनेस के ऊपर है बेस्ड है, जिसमें हम सही और गलत की पहचान करते हैं इंडिविजुअली. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे सिगमंड फ्रूड है वो लेवल ऑफ माइंड के बारे में बात करते हैं. वो बोलते हैं कि माइंड जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो माइंड को, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. तो अनकॉन्शियस, अब मैं बात कर रही हूँ, पर मेरा अनकॉन्शियस माइंड क्या है इस टाइम पे? इनएक्टिव है. वैसे अनकॉन्शियस माइंड इज़ फंक्शनल ऑल द टाइम. ठीक है. तो जब मैं सो रही होती हूँ, जब मेरे को ड्रीम्स आते हैं, तो वो क्या करता है? अनकॉन्शियस माइंड मेरी हिडन डिज़ायर्स को ड्रीम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करता है. तो अनकॉन्शियस चीज़ें वो होती हैं जो मेरी हिडन डिज़ायर होती हैं. प्री कॉन्शियस होता है जो भी मेरा पहले के एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेमोरी की फॉर्म में मेरे माइंड में क्या है? स्टोर है, मेरे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, मेरे सेरिब्रम में स्टोर है. तो वो किस में आ गया? प्री कॉन्शियस में आ गया. कॉन्शियस, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा कौन सा माइंड एक्टिव है? कॉन्शियस माइंड एक्टिव है. जो जागते हुए हमारा, जब हम होशो हवास में जब एक्टिव हो रहा है, तो वो कॉन्शियस है. डिफेंस मैकेनिज्म, देखो, जब जो भी इंडिविजुअल अपनी ईगो वाली स्टेज में जब वो रियलिटी चेक करता है या प्रैक्टिकली एक्ट करता है, उस टाइम पे जब वो आईडी और सुपर ईगो को बैलेंस करने के लिए जो भी मैकेनिज्म वो परफॉर्म करता है, वो सारे डिफेंस मैकेनिज्म में आते हैं. जैसे एंजाइटी. ठीक है. जैसे एंजाइटी क्या है? अब मेरा सुपर ईगो क्या है? फॉर एग्जांपल कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना है कोई, या मेरे को टॉप रैंक लेके आनी है, काइंड ऑफ दिस. पर ये कि भाई हाँ, सब ये सोचेंगे, मेरे घर वाले ये सोचेंगे ये नहीं पढ़ी होगी, या इससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते हैं. तो वो मेरे को क्या करते हैं? ये सोचना कि मेरे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी क्या सोच रही है, वो क्या है? एक सुपर ईगो है.
सुपर ईगो है, ठीक है। और ये सोचना ही नहीं यार मेरे को एग्जाम इसलिए क्लियर करना है कि आई नीड अ जॉब, ठीक है, तो वो मेरी आईडी होगी, तो वो तो मेरी बेसिक नीड में आ गया, ठीक है। पर सुपर ईगो क्या आ गया कि सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है। और जब मैं इन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रही, आईडी और सुपर ईगो के बीच में जब मैं बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रही, तो क्या आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है। अब एंजाइटी ईगो वाली स्टेट में आ रही है कि मैं दोनों को बैलेंस करने के लिए एनेक्शियस हो रही हूँ, ठीक है। तो सेकेंड आता है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या होता है, जब किसी का चाइल्डहुड ट्रॉमा है या किसी की बैड मेमोरी है, तो वो कभी भी उसको किसी और ऐसे इंसिडेंट को फेस करने के बाद या किसी की ऐसी सिचुएशन देखने के बाद जैसे ही उसको वो अपनी बैड मेमोरी याद आती है तो उसको रिप्रेस कर देता है, अपने माइंड को वहाँ से भटका देता है, तो वो रिप्रेशन है। डिनाइल क्या, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को क्या नहीं करना चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते। लाइक किसी ने अपना पेरेंट लॉस किया है या किसी का कोई क्लोज वन की डेथ हो गई है, तो वो डिनाइल वाली स्टेज में चले जाते हैं, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो इंसान अब नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है, प्रोजेक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉस है और उसके बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और उनको वो जो बॉस है वो एक्सपेक्ट करता है कि उनकी डेडलाइन ये है किसी भी रिपोर्ट को या प्रोजेक्ट को सबमिट करने की, बट वो नहीं कर पाते, तो वो हॉस्टाइल नहीं रह पाता और वो एग्रेशन शो करता है, वो प्रोजेक्शन मेथड है। रेशनलाइजेशन कब आता है, रेशनलाइजेशन जब आता है जब फॉर एग्जांपल बच्चे झूठ बोल देते हैं कई बार अपने पेरेंट्स से या फिर कुछ गलत काम कर देते हैं और वो पकड़े जाते हैं, तो उस टाइम पे वो अपने पेरेंट्स की जजमेंट से बचने के लिए कुछ क्या बनाते हैं, बहाने बनाते हैं, वो रैशनलाइजेशन में आता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है जब किसी इंसान की एक डिज़ायर फुलफ़िल ना हो और उस डिज़ायर को फुलफ़िल ना होने के बाद वो उस डिज़ायर को किसी और काम करके मतलब फुलफ़िल करे, वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जैसे किसी को टीचिंग का शौक है, फॉर एग्जांपल मेरे को टीचिंग का शौक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही बट आई हैव स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल टू टीच, तो काइंड ऑफ ये मेरी क्या है कि डिज़ायर डिस्प्लेसमेंट है। रिप्रेशन, रिप्रेशन का मतलब हमने कर लिया कि रिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अपना कोई भी बैड एक्सपीरियंस है तो वो जब भी मेरे माइंड में आएगा मैं अपना दिमाग वहाँ से हटाऊँगी और उसको अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगी, तो मैं उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहती, रिप्रेस कर रही हूँ। कंपनसेशन, जब हम किसी वॉइड होता है हमारे हार्ट में या कोई चीज़ होती है, कोई पर्पस होता है, कोई गोल होता है, हम वो फुलफ़िल करना चाहते हैं पर हम बहुत मेहनत करके या बहुत हार्डवर्क करके भी वो चीज़ नहीं कर पाते, तो हम कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ आ गई। आइसोलेशन, आइसोलेशन कब होता है, जब इंसान के रिलेशनशिप ख़राब हो गए या उसके फ्रेंड नहीं बन पाए या उसका कोई फेथफुल रिलेशनशिप नहीं रह पाया, तो वो धोखे इतने खा लेता है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। मतलब वो इंसान इन फ्यूचर वो सेम चीज़ फेस नहीं करना चाहता, तो वो क्या कर रहा है, एक डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो कर रहा है आइसोलेशन का। फैंटेसी, जब किसी की लाइव वर्ल्ड में मतलब रियल वर्ल्ड में डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, फैंटिसाइज करने लग जाते हैं चीज़ों को। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है हम अपने मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लाइफ में हमें कुछ और करना था, फॉर एग्जांपल कोई मतलब सब हाउसवाइफ हैं आफ्टर मैरिज, मान लो 3-4 हाउसवाइफ हैं और उनमें से एक हाउसवाइफ का कुछ ड्रीम होगा, कोई एम्बिशन होगा, उसको कुछ पर्टिकुलर चीज़ करनी थी और वो चीज़ नहीं कर पाई तो वो अनसेटिस्फाइड हो रही है, पर वो दूसरी हाउसवाइफ को अपने आप से रिलेट करवा के कि हाँ यार सब अपना घर चला रहे हैं, सब घर पे रह रहे हैं, सब घर पे काम कर रहे हैं, ये सब करके अपने आप को एक आइडेंटिफिकेशन देती है। मतलब दूसरों से अपने आप को कॉपी करके या दूसरों से रिलेट करके अपनी इनसिक्योरिटी को रिड्यूस कर रही है, वो आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या आता है कि किसी की फीलिंग्स आ गई कोई, फॉर एग्जांपल कई बार लड़कियों में ऐसा होता है कि दे आर अबाउट टू क्राई, ठीक है, उनको बहुत बुरा लगा और हर्ट हो गई, वो रोने वाली है और वो रोने की बजाय क्या करे, गुस्सा दिखा रही हैं ताकि हम वीक ना दिखें, ठीक है, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन। सब्लिमेशन में क्या हो गया, सब्लिमेशन में हो गया अपने मतलब जो भी हमारी लाइफ में हुआ उसको एक पॉजिटिव आउटलेट से देखना, ठीक है। या मान लो कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो उसने स्पोर्ट्स ले लिया, तो वो एक सब्लिमेशन का एग्जांपल हो गया कि भाई उसने अपने आप को एनालाइज किया और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव वे में मोल्ड कर लिया, ठीक है, तो वो सब्लिमेशन में आ गया। नेक्स्ट सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं मतलब यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं और वो यहाँ पे जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस की बात करते हैं और इसी बेसिस पे उन्होंने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बात की है जिसमें इंसान की क्या होती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड ये बोलते हैं कि भाई अगर किसी भी एक स्टेज पे
एक स्टेज पे हमारी कोई भी चीज़, मतलब कोई भी कन्फ्लिक्ट, अगर वो कन्फ्लिक्ट नहीं हटा और हम क्लियर नहीं हैं तो वो नेक्स्ट स्टेज में भी दिखाई देता है, या कुछ मतलब पर्सनैलिटी एरर्स आ जाते हैं, या फिर हम बोले कि नेगेटिव पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट है वो हो जाती है। तो वो यहाँ पे कौन कौन सी स्टेज की बात करते हैं? ओरल स्टेज की बात करते हैं जो 0 से 1 साल तक चलती है। एनल स्टेज की बात करते हैं 1 से 3 साल चलती है। फेलिक स्टेज की बात करते हैं 3 to 6 ईयर्स तक चलती है, और लेटेंसी 6 to 12 ईयर्स तक, और जेनाइटल 12 से मतलब जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा तब तक चलेगी। तो जो ओरल स्टेज है, ओरल स्टेज में क्या आती है? जो भी फीडिंग वाली स्टेज, जब बच्चा होता है बिल्कुल तो उसको फीड करवाना है, उसकी हंगर एक नीड है। तो अगर वो नीड पूरी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल वो भूखा रह गया, कुछ भी रह गया, तो उसमें एडल्ट स्टेज में जब वो जाएगा, एडल्ट स्टेज में जाएगा तो उसमें नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। जैसे वो स्मोकिंग करने लग जाएगा या ओवर ईटिंग करने लग जाएगा, क्योंकि उसकी बेसिक नीड ओरल स्टेज में फुलफिल नहीं हो रही थी। ठीक है, एनल स्टेज में क्या आता है? जैसे हमारी एक्सक्रीशन वाली स्टेज, ठीक है, ये सब इसमें आती हैं कि भाई जैसे हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं तो वो एनल स्टेज में डेवलपमेंट होती है, जो सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग 1 से 3 साल तक हम करते हैं। तो अगर उस टाइम पे कुछ भी नेगेटिव हुआ है किसी बच्चे की लाइफ में, तो क्या होता है उसको, मतलब वो बच्चा कैसे होगा? मैनरलेस टाइप होगा, स्टबर्न होगा, ठीक है, इस तरह का वो बच्चा होगा। जैसे किसी को बचपन में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग उसको नहीं करेगी, या वो कभी भी फ्रेश हो रहा है, ठीक है, इस टाइप की अगर हैबिट है तो वो बच्चा एडल्ट होने के बाद भी क्या होता है, मतलब उसको चीज़ें अरेंज करनी नहीं आएंगी, ठीक है, वो थोड़ा मीन होगा, मीन बिहेवियर वाला होगा, या वो स्टबर्न होगा। नेक्स्ट आती है फेलिक स्टेज, जो 3 से 6 साल की एज में होती है। इसको 2 चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू। जैसे यहाँ पे जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड हैं वो बात करते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट की, मतलब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि बच्चा सेक्सुअली अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है एज ए बॉय और गर्ल। ठीक है, 3 से 6 साल की एज में है बच्चा, और इस टाइम पे उसकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हो रही है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा अपने आप को एज ए मेल आइडेंटिफाई कर रहा है या फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा है, वो डिपेंड करता है। पर अगर वो कन्फ्लिक्ट में है, उसको नहीं पता चल रहा कि वो बॉय है या गर्ल है, या मतलब उसकी कुछ, मतलब उसको कैसे टॉयज से खेलना पसंद है, लड़के जिससे खेलते हैं या लड़के किससे खेलते हैं, तो अगर वो चीज़ें अनरिजोल्व हैं, अगर वो अनआइडेंटिफाई कर पा रहा है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि वो कौन से जेंडर में आ रहा है, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है, जो 2 पार्ट्स में यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड ने डिवाइड किया है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें बच्चा क्या करता है, अगर बॉय है कोई तो वो बॉय अपनी मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, उसका जो प्यार है वो अपनी माँ की तरफ ज़्यादा होगा और वो अपने पापा से नफरत करेगा। पर धीरे धीरे वो रियलाइज़ करता है कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो उसके पापा जैसे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जब यहाँ पे कन्फ्लिक्ट अनरिजोल्व रहता है और एक गर्ल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वो गर्ल्स अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही जेंडर के पर्सपेक्टिव में, तो उसका जो लव है या अट्रैक्शन है वो उसके फादर की तरफ ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मदर। पर धीरे धीरे वो रियलाइज़ करती है कि शी इज़ जस्ट लाइक हर मदर, और उसका जेंडर जो है उसकी मदर जैसा है। नेक्स्ट आता है लेटेंसी पीरियड। इस पे क्या होता है, लेटेंसी पीरियड में ये 6 से 12 साल की एज में आता है। इसमें सेक्सुअल फीलिंग अगर रिप्रेस्ड रहे किसी बच्चे की सेक्सुअल फीलिंग्स, या उसको नहीं पता चले कि मैं प्यूबर्टी में एंटर कर गया हूँ और ये नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, जो भी चेंजेस मेरे साथ आ रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, ठीक है, नॉर्मल हो जाए तो ठीक है, बट अगर ये नॉर्मल नहीं हो रही और सोशल और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की नहीं हो पा रही, वो सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, या वो फ्रेंडशिप नहीं बना पा रहा है, वो लड़कियों से दूर भाग रहा है, या मतलब वो अगर बैलेंस नहीं कर पा रहा चीज़ों को, तो एक कन्फ्लिक्ट आता है जहाँ पे फोकस जो है उसका सोशल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की तरफ होना चाहिए था, दोस्ती बनाने की तरफ होना चाहिए था, पर वो लर्निंग में शिफ्ट हो जाता है, वो नई नई हॉबी सीखता है, वो चीज़ें सीखने लग जाता है। ठीक है, जैसे एक बच्चा जो है अगर वो मतलब यहाँ पे लेटेंसी पीरियड में कन्फ्लिक्ट में रहता है कि हाँ भाई मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं और उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, बट और वो लड़कियों से दूर भाग रहा है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट वाली स्टेज में है, तो वो इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करता है, लड़कों से दोस्ती करने लग जाता है। ठीक है, और वो पढ़ाई पे फोकस करने लग जाता है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है जो वो दिखा रहा है। नेक्स्ट आती है जेनाइटल फेज, जो 12 साल से ऊपर की एज में होती है, और इसमें क्या होता है, ये एडल्टहुड स्टेज में आती है। तो अगेन यहाँ पे जेनाइटल्स
वाली स्टेज आती है जिसमें जेनाइटल्स डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे फोकस किस पे होना चाहिए, मैच्योर सेक्सुअल इंटीमेसी पे होना चाहिए, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनने चाहिए, मतलब कहें तो उसकी सेक्सुअल नीड्स पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो गोल क्या होता है कि ताकि जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड रहे, वो हेल्दी रिलेशनशिप आगे इन फ्यूचर क्रिएट कर पाए। ठीक है, अगर सारी जो भी पिछली स्टेज हैं वो सारी रिजोल्व हुई होंगी तो वो अच्छे से रिलेशनशिप बना पाएगा, इंटीमेट रिलेशनशिप बना पाएगा, दोस्त बना पाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, इमोशनल और फिजिकल इंटीमेसी वो दूसरों में ढूंढने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे रिकैप करती हूँ, ओरल जो है वो 1 से 2 साल के लिए होती है और इस पर फोकस एरिया होता है माउथ, जैसे भाई फीडिंग वगैरह वाली हैबिट आती है। और अनरिजोल्व रहे तो बच्चा स्मोकिंग और ओवर ईटिंग शो करता है लेटर स्टेज में डेवलपमेंट के। एनल में क्या होता है, एनएस पे फोकस किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग की जाती है। पर अगर ये सब नीडे, जैसे बच्चा भाई कंट्रोल कर रहा है, फ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है, पोटी ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऑर्डरलीनेस शो करता है और वो स्टबर्न हो जाता है। फेलिक स्टेज में क्या आते हैं, जेनिटल्स पे फोकस होता है। बॉय और गर्ल जो हैं वो अपने जेंडर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अगर वो नहीं कर पाते तो ओइडोपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो शो करते हैं। ओइडोपस में क्या होता है, जो बॉय होता है वो मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो गर्ल होती है वो फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेटेंसी पीरियड 6 to 12 ईयर्स होता है, जिसमें फोकस जो होगा लर्निंग का, वो क्या होगा, फोकस किस पे होगा, लर्निंग पे फोकस करेगा बच्चा। अगर क्या होगा, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि मैं प्यूबर्टी में एंटर करके आया हूँ, हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं या मेरी सेक्सुअल डिजायर्स डेवलप हो रही हैं, तो वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाता डिफरेंट जेंडर से और वो लर्निंग पे या सेम जेंडर से फ्रेंडशिप करके इसको कंपनसेट करता है। जेनाइटल्स में क्या होता है, जो ये सारी स्टेजेस अच्छे से डेवलप हुई होती हैं तो जो इंडिविजुअल है वो अच्छे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है। और यहाँ पे नीड क्या होती है, सेक्सुअल इंटीमेसी की। बट अगर उसकी डेवलप नहीं होती तो वो हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं बना पाता और वो आइसोलेशन या फिर अपने आप को दूसरी चीज़ों से कंपनसेट करके अपनी नीड्स को पूरी करने की सोचता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्रूट्स जो हैं वो फोकस किस पे करते हैं, अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, की कंसेप्ट क्या है इसमें, ईगो, आईडी, ईगो, सुपर ईगो और साइको सेक्सुअल स्टेज। जंग जो है, जंग कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे बात करते हैं और इनके की कंसेप्ट क्या है, आर्किटाइप्स, पर्सनैलिटी टाइप्स। आर्किटाइप्स का मतलब होता है यूनिवर्सल सिंबलिक इमेजेस, जैसे मदर की इमेज होगी, या मैं अपने पापा को हीरो मानती हूँ या मदर को आइडियल मानती हूँ। ठीक है, मैं उसकी शैडो हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्सनल और कनेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पे ध्यान दिया जाता है। मतलब जो बच्चा है वो इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा बिलीव करता है, मतलब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इंडिविजुअल से अपने आप को। मतलब मैं अगर अपनी माँ को आइडियल मानती हूँ तो मैं अपनी माँ जैसी बनने की कोशिश करूँगी, तो वो आर्कीटाइप हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, आर्कीटाइप कंसेप्ट हो गया, आर्कीटाइप पर्सनैलिटी होगी। तो इसमें बच्चा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की बात करते हैं हम, इसमें शैडो या सेल्फ या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस की बात करते हैं। जो एल्डर है, एल्फर्ड एल्डर, ये फोकस करते हैं सोशल मोटिव्स पे। मतलब सोशल मोटिव्स का मतलब है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी। ठीक है, फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी की फीलिंग्स क्या है, अगर मेरे को दबाया जा रहा है, मेरे को मतलब मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, या फॉर एग्जांपल वो मेरे को डिस्करेज कर रहे हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो मेरे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सोशली मैं क्या मानने लगी हूँ कि किसी को मेरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये वो नहीं है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो कॉन्शियस थॉट होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अनकॉन्शियस थॉट से। ठीक है, कौन बात करते हैं, एल्डर बात करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस थॉट क्या है, कॉन्शियस जागते वर्ल्ड में मेरे होशो हवास में मेरे को सब डिस्करेज कर रहे हैं, तब मेरे में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, अनकॉन्शियसली नहीं आएगा। तो ये किस पे फोकस करते हैं, कॉन्शियस थॉट पे फोकस करते हैं। ये सुपीरियरिटी पे स्ट्राइव करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट ये बताता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कंपनसेशन कि अगर हम कोई चीज़ नहीं कर पाए तो हम दूसरी चीज़ कर लेंगे। बर्थ ऑर्डर थ्योरी के बारे में बात करते हैं और सोशल इंटरेस्ट के बारे में भी ये बात करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इरेक्शन आते हैं जो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करते हैं और ये 8 साइको सोशल स्टेजेस देते हैं हमें
किसकी, डेवलपमेंट की, जिसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं, ठीक है, पिछली वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की। तो जो IQ है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बताता है कि भाई किसी में कितना IQ है, तो वो उसके इंटेलिजेंस बताता है, ठीक है। तो IQ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यहाँ पे, मेंटल एज को क्रॉनिकल एज से डिवाइड किया जाता है। क्रॉनिकल एज होती है बाय बर्थ मेरी कितनी एज है, मान लो 14 साल है, 12 साल है, 13 साल है, जो भी है वो मेरी क्रोनोलॉजिकल एज है। और मेंटल एज, मैं 12 साल का होके 4 साल के बच्चे का बिहेव कर रहा हूँ तो मेरी मेंटल एज 4 साल की है। अगर मैं 12 साल के बच्चे का बिहेव कर रहा हूँ तो मैं 12 साल की एज है मेरी मेंटल एज। उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हम IQ निकालते हैं। और IQ किसने दिया था, विलियम स्टर्न ने दिया था, ठीक है। अब जो एवरेज IQ होता है, जनरली एवरेज पॉपुलेशन होती है ह्यूमन पॉपुलेशन में, तो उसका IQ कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। तो 130 प्लस होगा तो वेरी सुपीरियर माना जाएगा, 120 टू 129 होगा तो सुपीरियर माना जाएगा, 110 टू 119 होगा तो हाई एवरेज माना जाएगा, 90 टू 109 होगा तो एवरेज होगा, 80 टू 89 होगा तो लो एवरेज होगा, 70 टू 79 होगा तो बॉर्डर लाइन होगा, और बिलो 70 होगा तो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होगा, ठीक है, मंदबुद्धि जिसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इंटेलिजेंस थ्योरी में सबसे पहले हम बात करते हैं 2 फैक्टर थ्योरी की। 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, स्पीयरमैन ने दी थी। कि कब दी थी, 1927 में। वो इंटेलिजेंस को 2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए इसको 2 फैक्टर थ्योरी बोला गया, क्योंकि वो 2 कंपोनेंट में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। कौन, स्पीयरमैन। किसको, इंटेलिजेंस को। कब दी थी, 1927 में दी थी। 2 फैक्टर क्या है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर का मतलब क्या है, जी से जर्नल, जी से जर्नल इंटेलिजेंस, एस से स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस होती है सबको मल्टीप्लाई के सम आते हैं, सबको माइनस करना आता है, सबको प्लस करना आता है, ठीक है, सब रट के याद कर सकते हैं, तो जनरल इंटेलिजेंस है। स्पेसिफिक क्या है, किसी को ड्रॉ करना आता है, ठीक है, कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, किसी को डांस करना आता है, किसी को गाना आता है, तो ये स्पेशल एबिलिटी होगी। तो जनरल इंटेलिजेंस में कॉमन एबिलिटीज़ आती हैं, जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में स्पेसिफिक टास्क आते हैं, जैसे कोई आर्टिस्ट बन गया, कोई सिंगर बन गया, ठीक है, कोई हमारा एक्टर बन गया। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग्स ट्राईआर्किक थ्योरी। ट्राईआर्किक है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो ये 3 फॉर्म्स देते हैं इंटेलिजेंस के, और इन्होंने कब दी अपनी थ्योरी, 1985 में। तो ये एनालिटिकल, जिसको हम कंपोनेंशियल जो है इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्रिएटिव जिसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, और प्रैक्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो किसने दी है, यहाँ पे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है ट्राईआर्किक थ्योरी। कब दी, 1985 में। तो ये 3 मेन कंपोनेंट देते हैं, जिसमें जो एनालिटिकल या कंपोनेंशियल जो हमारा इंटेलिजेंस है वो बात करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो बात करता है ऐसी इंटेलिजेंस जो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एनालिसिस कर पाए प्रॉब्लम्स का, और सिचुएशन को इवोल्यूएट करके क्या करे, सॉल्यूशन पे पहुंच जाए। जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ की प्रॉब्लम ईजिली सोल्व कर लेता है तो उसका एनालिटिकल जो या कंपोनेंशियल जो उसकी इंटेलिजेंस है वो ज़्यादा है उसके अंदर। अगर कोई भी बच्चा फॉर्मूला का यूज़ करके क्या कर रहा है, अपने मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस बोली जाएगी, एनालिटिकल, एनालिसिस वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होती है क्रिएटिव, एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंस से जो इंटेलिजेंस आती है। जैसे ही हमने पहले किसी सिचुएशन से डील कर रखा है तो नेक्स्ट टाइम और अच्छी तरह हम उस सिचुएशन से डील कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट है, नया तरीका ढूंढ सकता है वो पेंट करने का, क्योंकि उसने पहले भी पेंट कर रखा है, तो क्रिएटिव हो गया और एक्सपीरियंस से आई उसको वो चीज़। नेक्स्ट होती है प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्स्ट में जब हम सीखें कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, इसको स्ट्रीट स्मार्ट भी बोला जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन में कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे जब हम अपनी मतलब इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकली लागू करते हैं डिसीजन मेकिंग में, नए इन्वायरमेंट में अडेप्ट होने में, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती है। नेक्स्ट आती है हमारी थर्स्टन प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। ये कब आई, 1938 में आई। ये अपोज करते हैं स्पीयरमैन का सिंगल जो हमारी जर्नल फैक्टर थ्योरी है, जिसमें वो जर्नल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसको ये अपोज करते हैं, और 7 इंडिपेंडेंट मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में ये बात करते हैं, ठीक है। तो हमें ये बात क्लियर होगी कि जो थर्स्टन है वो नहीं मानते कि स्पीयरमैन ने जैसे दी थी कि भी जो हमारी इंटेलिजेंस होती है वो जी फैक्टर थ्योरी होती है या जनरल इंटेलिजेंस होती है, वो यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं, इंटेलिजेंस 7 मेंटल एबिलिटीज़ को कंसिस्ट करती है। 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं PM में। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में कौन बात करते हैं, थर्स्टन बात करते हैं। सबसे पहले आती है इसमें वर्बल कंप्रीहेंशन। वर्बल कंप्रीहेंशन का मतलब
मतलब क्या है, वर्बल मतलब बातचीत करना, बातचीत किस में करेंगे, भाषा में करेंगे, मतलब लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम पैराग्राफ को पढ़ें, कैसे उसके आंसर दें, वो वर्बल कंप्रीहेंशन में आ गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, मैथ की एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स, जो भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ गए। स्पेशियल विजुअलाइजेशन, जब हम शेप्स को समझने लग जाएं, शेप्स को पैटर्न्स को समझने लग जाएं, ठीक है, जिग पजल्स या मैप को नेविगेट करना सीख जाएं, स्पेशियल रिलेशंस सीख जाते हैं, तो वो इस इंटेलिजेंस में आता है। परसेप्चुअल जो स्पीड है, डिफरेंस देखना, पर सिमिलरिटीज़ के बीच में डिफरेंस देखना, ठीक है, एरर स्पॉट करना, जैसे हम इंग्लिश में एरर स्पॉटिंग करते हैं ना, तो एरर स्पॉटिंग किस में आता है, परसेप्चुअल स्पीड में आता है। वर्ड फ्लुएंसी किस में आता है, हम वर्ड को कितना जल्दी कैच कर पाते हैं, कितने जल्दी हम वर्ड्स बना पाते हैं, जैसे जितने एनिमल्स के नाम आप ले सकते हो 1 मिनट में, वो क्या है, वर्ड फ्लुएंसी है, ठीक है। मेमोरी, हम कितना जल्दी कितना अच्छे से इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हैं, जैसे अपने फ़ोन नंबर्स को, शॉपिंग लिस्ट को याद करना। इंडक्टिव रीजनिंग में लॉजिकल थिंकिंग आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये कब आई, 1983 में आई। ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट यूनिटरी, एक सिंगल प्रोसेस नहीं है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, अलग अलग एस्पेक्ट में होती है। गार्डनर अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में क्या देते हैं, ये हमारी 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस देते हैं, जो पहले ओरिजिनली जब इन्होंने दी थी तो कितनी थी, 7 थी, अब कितनी हो गई है, 8 हो गई है। तो इसमें सबसे पहले लिंग्विस्टिक आती है। लिंग्विस्टिक मतलब जो बोलने वाले में आती है, जिसमें बातचीत करना होगा, तो लैंग्वेज की रीडिंग जब हमें आ जाएगी, राइटिंग आ जाएगी, हमें लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, बोलना आ जाएगा, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आ जाएगी, ठीक है। जैसे राइटर कोई बन रहा है तो उसके अंदर क्या, राइटर है, कोई पोइट है या कोई टीचर है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा है, कौन सी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, अगर कोई प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व कर रहा है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, मैथमेटिशियन है, ठीक है, वो सब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस शो करते हैं। स्पेशियल, जिसको हमारी शेप्स को या पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना जाता है, जैसे आर्किटेक्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पायलट भी, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, अपना मतलब उनको शेप को, उसको पैटर्न को, और रनवे पे उतरने के लिए उनको देखना पड़ेगा ना, एंगल्स वगैरह देखने पड़ेंगे, तो वो स्पेशल इंटेलिजेंस में आ गया। म्यूजिकल, जब कोई रिदम को, साउंड को, टोन को, ये सब आइडेंटिफाई कर ले, जैसे सिंगर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, कंपोजर हो गए। बॉडी काइनेस्टिक में क्या आ गया, बॉडी को इफेक्टिवली यूज़ करना, जैसे डांसर्स हो गए, हमारे एथलीट्स हो गए। और सर्जन भी क्या करते हैं, सर्जन भी तो इक्विपमेंट को बहुत माइन्यूट ऑपरेशन कर पाते हैं, वो बहुत छोटी छोटी सेल्स को जोड़ पाते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल में क्या होता है, दूसरों की फीलिंग्स को समझना और अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में आता है। टीचर भी ऐसा कर पाते हैं, ठीक है, लीडर्स भी ऐसा कर पाते हैं, और काउंसलर तो कर ही पाते हैं। इंट्रापर्सनल का मतलब है, इंट्रा मतलब सेल्फ, अपने अंदर अपने आप को समझना, अपने आप को रिफ्लेक्ट करना, तो रिफ्लेक्शन इसमें आ जाता है। जो भी फिलोसफर्स होते हैं, जो लाइफ के बारे में बात करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस शो करते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर के पैटर्न को समझना, जैसे बॉटनिस्ट होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो जो हम, हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में बताया कि अलग अलग एग्ज़ाम का ना अलग अलग तरीका होता है क्वेश्चंस पूछने का। जैसे हम सेम थ्योरी पढ़ेंगे सीटेट में, सेम थ्योरी पढ़ेंगे DSSB में, सेम थ्योरी पढ़ेंगे HTET एग्जाम में, पर सबका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। जैसे DSSB अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो है ना हमें रियल लाइफ सिचुएशन देता है कि क्लासरूम में ऐसा हो रहा है या बच्चा ऐसा कर रहा है, तब क्या करोगे आप, या कौन सी इंटेलिजेंस होगी। तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी इंटेलिजेंस को दिखाता है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस को दिखाता है, ठीक है। तो सीटेट की बात करेंगे तो दोनों तरीके से वो क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू भी पूछेगा और फैक्चुअल भी पूछेगा। बट जो HTET होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं मेंटल इंटेलिजेंस थ्योरी में, या कौन कौन सी मेंटल इंटेलिजेंस की उसने बात की है, कब आई ये थ्योरी, किसने दी ये थ्योरी, इस तरह से HTET पूछता है। तो उस तरह से आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस तरह से आप अप्रोच करोगे अपने टॉपिक को, और उस तरीके से ही आप प्रिपेयर करोगे।
नेक्स्ट है हमारी केटल, होन्स, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। ये किसने दी है? रेमंड केटल ने दी है और जॉन होर्न ने दी है। रेमंड केटल एंड जॉन होर्न ने दी है। दो टाइप की इंटेलिजेंस बोली है उन्होंने, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस बोली है और एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस वो होती है जो रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, जो इंडिपेंडेंट एक्सपीरियंस के ऊपर प्रेजेंट हो, जो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस में आती है। बट देखो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी, हमारी प्रॉब्लम सोल्व करने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। तो विद एज जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो कम होती जाएगी। और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या है? जो हम एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या थी? गुलफोर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल मॉडल था। तो गुलफोर्ड जो इंटेलेक्चुअल मॉडल था वो किसको, कौन से आइडिया को सपोर्ट कर रहा था? वो सपोर्ट कर रहा था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो डाइवर्स होती है, बहुत बटी हुई होती है। ठीक है, गुलफोर्ड, जेपी गुलफोर्ड जो है, उन्होंने अपनी जो इंटेलेक्चुअल मॉडल दिया था वो 1955 में दिया था। वो 3 डायमेंशन बताते हैं इंटेलिजेंस के, जिन 3 डायमेंशन को वो 150 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। 3 डायमेंशन कौन से हैं? ऑपरेशन है, कंटेंट है, प्रोडक्ट है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन का मतलब है कैसे हम अपनी इंटेलिजेंस को ऑपरेट करते हैं, हमारी मेंटल प्रोसेसेस, हमारी कैलकुलेशन, हमारी मेमोरी ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, कैसे सोल्व कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे याद कर रहे हैं, वो ऑपरेशन है। कंटेंट का मतलब कौन सा कंटेंट मैंने स्टोर कर लिया अपने माइंड में, जैसे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी स्टोर की, विजुअल इन्फॉर्मेशन है, सिंबॉलिक इन्फॉर्मेशन है, कैसे इन्फॉर्मेशन है। प्रोडक्ट का मतलब है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने स्टोर की या जो भी मैंने चीज़ें सीखी प्रैक्टिस करके, याद करके, जो भी ऑपरेशंस करके मैंने सीखा, उसका रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, मैं रिलेशन क्रिएट करना सीख गई चीज़ों के अंदर। ठीक है, मैं मशीन अगर मैंने चलानी सीखी थी तो मैं मशीन को चलाना, ऑपरेट करना सीख गई। तो ये सब क्या है? ट्रांसफॉर्म करना सीख गई इन्फॉर्मेशन को। तो वो किस में आता है? प्रोडक्ट में आता है। तो ये जो 3 डायमेंशन है जेपी गुलफोर्ड की इंटेलिजेंस मॉडल के, ई, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, इसमें आते हैं 5, इसमें आते हैं 6 और इसमें आते हैं 5। ठीक है, और 150 कंपोनेंट को डिवाइड करने के लिए इसमें भी फर्दर डिवीजन होंगे, इन तीनों में फर्दर डिवीजन होंगे। टोटल कितने कंपोनेंट बनेंगे? 150। 150 को याद कैसे रखेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कंटेंट क्या था? कंटेंट में विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियर, ये सारे कंटेंट में आते हैं, सीखने में आते हैं। ऑपरेशन में क्या आता है? इवोल्यूशन करना सीखना, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी और कॉग्निशन। प्रोडक्ट में क्या आता है? यूनिट के बेसिस पे क्लासीफाई करना सीख जाएंगे, रिलेशन क्रिएट करना सीख जाएंगे, सिस्टम को ऑपरेट करना सीख जाएंगे, ट्रांसफॉर्म करना सीख जाएंगे और इंप्लीमेंट करना इन्फॉर्मेशन को सीख जाएंगे।